Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with Vishal, and this is the new video. And in this new video we are going to discuss again a very important topic, that is phrase. तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्रेज़ क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके यूसेज क्या हैं और इसका इंग्लिश में यूज़ क्या है। तो जैसा आप सभी जान पा रहे हैं कि जो हमारी पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंग्लिश की स्टार्टिंग शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। तो उसमें हमने देखा कि साउंड आया, साउंड के बाद फिर लेटर्स आए, लेटर्स के बाद फिर हमारे वर्ड बना, वर्ड के बाद फ्रेज़, देन क्लॉज एंड फाइनली सेंटेंस आया। तो उसी चेन में आज हम जो डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम डेफिनेशंस को देखेंगे, उनके टाइप्स को देखेंगे। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें हम फ्रेज़ को लेकर प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं फ्रेज़ क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फ्रेज़। तो पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि फ्रेज़ होता क्या है, मीन्स, लेकिन उसको डिफ़ाइन करने से पहले मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। तो जो देख पा रहे हैं आप, लिखा हुआ है कि अ स्टूडेंट इन ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ केम टू मी फॉर द हेल्प। मतलब एक स्टूडेंट जो काफ़ी ज़्यादा समस्या में था, प्रॉब्लम्स में था, मेरे पास आया हेल्प के लिए। तो माय क्वेश्चन इज़ कि आपको इसमें वर्ब क्या नज़र आ रही है, इसमें वर्ब क्या है ना। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इसमें आपको बताना है कि वर्ब क्या है। तो आप इसको पॉज करके देखिए, फिर इसमें फाइंड करें कि वर्ब क्या है। फ़िलहाल मैं अभी बता दे रहा हूँ वर्ब क्या है। तो वो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो केम है दैट इज़ आर वर्ब। जो केम है ये हमारी वर्ब है। तो इन जनरल जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जो वर्ब है, वर्ब के पहले जो आता है दैट इज़ सब्जेक्ट होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अ स्टूडेंट इन अ ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, ये हमारा सब्जेक्ट है। और जो हमने ग्रीन से कलर किया, अंडरलाइन किया, ये हमारा क्या है, वर्ब है। तो क्वेश्चन ये है कि इन जनरल जो हमको पता होता है कि जो वर्ब के पहले आता वही सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट की जगह नाउन यूज़ होता है। और नाउन अगर इन जनरल देखें तो एक ही शब्द का होता है, एक ही वर्ड का है, लेकिन इसमें ए से लगाकर डिफ़िकल्टीज़ तक का हमारा पूरा का पूरा नाउन है। तो ये एक्चुअली में क्या है। तो अगर हम आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखी है तो ऑब्वियस ये क्या है, एक फ्रेज़ है। क्लियर। तो फ्रेज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट नहीं होता है, ना ही कोई फाइनाइट वर्ब होती है। ये हम पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। तो अब देखिए, इसको हम डेप्थ में जाएंगे। तो जो ब्लू से अंडरलाइन है ये पूरा फ्रेज़ वर्ड है। फ्रेज़ कैसा है, ये फ्रेज़ हमारा है, नाउन फ्रेज़ है ये, है ना। और ये हमारी वर्ब हो गई। और एक पार्ट जो यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट इज़ जो ये फॉर हेल्प, ये हमारा, ये भी एक फ्रेज़ है, लेकिन ये कैसा फ्रेज़ है, ये हमारा फ्रेज़ एडवर्बियल फ्रेज़ है। और जो ब्लू लाइन से अंडरलाइन है ये नाउन फ्रेज़ है, और जो ग्रीन से ये वर्ब है। तो ये टोटल मिलाकर पूरा क्लासिफिकेशन है। यही हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि इसके यूसेज क्या हैं। अब जिसको फ्रेज़ नहीं पता है वो इसमें नाउन ढूंढेगा। क्लियर। तो फ्रेज़ इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। तो आई थिंक आपको इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस समझ में आया। तो हम अब आगे चलते हैं कि देखते हैं क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट हैव इट्स सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। मतलब जो फ्रेज होता है इसका खुद का क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। इट डज पुट फॉरवर्ड सम मीनिंग। फिर भी ये क्या करता है, कुछ न कुछ मतलब ज़रूर रखता है, बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। मतलब इसका खुद का सब्जेक्ट नहीं होता, फाइनाइट वर्ब भी नहीं होती, लेकिन ये कुछ मीनिंग रखता है, लेकिन इसका पूरा मतलब नहीं निकलता है। तो ये हमारा फ्रेज़ हो गया। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ, जैसा आप देख पा रहे हैं, ही इज़ इंटेलिजेंट। तो इन जनरल जो हमको पता है कि ये जो हमारा ही है सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पर हमारा वर्ब है, मेन वर्ब की तरह, स्टेटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। और जो इंटेलिजेंट है, आई होप कि आप पहचान पा रहे होंगे, जो स्टेटिव वर्ब होते हैं उनको कौन क्वालिफाई करता है,
इन सब को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। इन जनरल जो होता है वो क्या होता है कि वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, लेकिन जो स्टेटिव वर्ब होती हैं उनको कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, जो आपका इंटेलिजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर? तो ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, तो हम तो इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। लेकिन अगला वाला जो हमारा सेंटेंस है, तो जो हमने यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसमें कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। क्लियर? तो मैं इसको पूरा मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है ग्रीन से। तो ये क्या है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटेलिजेंट तो एडवर्ब हो गया, सॉरी एडजेक्टिव हो गया, पर्सन आपका क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। क्लियर है ना? ये नाउन हो जाएगा। तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, पर्सन नाउन हो गया, तो ये पूरा आप इसको क्या बोलोगे? पूरा इसको क्या नाम देने वाले हो? तो ये हमारा फ्रेज है, और एक ऐसा फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। क्लियर? तो पहले वाले में इंटेलिजेंट ये हमारा एडजेक्टिव है, यहाँ पर इंटेलिजेंट भी है, और पर्सन एक्स्ट्रा एक वर्ड मिला है दैट इज़ नाउन, दोनों मिला के क्या हुआ? फ्रेज बन गया। क्लियर? अगला वाला इसी तरह हमारा सेंटेंस है, दैट इज़ वो क्या है हमारा सेंटेंस कि शी इज़ ब्यूटिफुल। क्लियर? तो इसमें ब्यूटीफुल आप देख पा रहे हैं, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है ना? नेक्स्ट सेंटेंस में क्या? शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो वेरी ब्यूटीफुल है, ये भी क्या आपका? ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, लेकिन वेरी लग जाने की वजह से ये एडजेक्टिव ना बचकर अब ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आप फ्रेज का डेफिनेशन भी आपको समझ में आएगा। जो फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अगर अकेला यही ब्यूटीफुल आता है तो ये एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन इसके साथ वेरी जुड़ा हुआ है, एक और शब्द जुड़ा हुआ है, इस वजह से क्या हो जा रहा है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जा रहा है। क्लियर है ना? तो ये इतनी चीज़ें क्लियर हुई जो मैंने आपके डेफिनेशन से क्लियर की, है ना? अब आगे चलते हैं। आगे अब हमारा जो अगला पेज है, दैट इज़ स्लाइड है, उसमें क्या? टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस के टाइप्स क्या हैं? तो पहला आपको नाउन फ्रेज दिख रहा है, सेकंड एडजेक्टिव फ्रेज, थर्ड एडवर्बियल फ्रेज, और फोर्थ आपका जो है वो वर्बल फ्रेज है, और फिफ्थ फ्रेजल वर्ब्स हैं। अब इनको हम डेप्थ में देखने वाले हैं कि सबका मीनिंग क्या है और क्या क्या होते हैं ये। तो पहला नाउन फ्रेज। फ्रेज नाउन आपका एक शब्द का होता है, कई बार नाउन एक से ज़्यादा का वर्ड का होता है, लेकिन ज़्यादातर आपका नाउन जो होता है एक ही वर्ड का रहता है। क्लियर? बाकी आपका जो नाउन फ्रेज होता है उसमें ऑब्वियस एक चीज़ कंफर्म है कि एक से ज़्यादा वर्ड्स आने वाले हैं। तो लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ नाउन, मतलब शब्दों का समूह जो नाउन का काम करता है, वही क्या होता है? नाउन फ्रेज होता है ना? तो जो एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, शी वॉन्ट्स समथिंग, उसको वह कुछ चाहती है। तो यहाँ पर जो या उसे कुछ चाहिए, तो जो समथिंग है, इन जनरल जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, है ना? और ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन यूज़ होता है, और सब्जेक्ट की जगह पर भी नाउन यूज़ होता है। इतना कंफर्म हो गया। अगले वाले सेंटेंस में चलते हैं। अगले वाले सेंटेंस में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि शी वॉन्ट्स टू गो होम। तो ये तो शी सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट्स वर्ब हो गया, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह नाउन यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर नाउन तो होम है, और होम के अलावा टू गो भी बचा हुआ है, तो ये अभी सिर्फ नाउन ना रह के ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज हो गया। क्लियर? तो ये नाउन फ्रेज हो गया। अगले सेंटेंस में चलते हैं। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, है ना? मैं आपकी जो ईमानदारी है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ। अगले तो ये जो यहाँ पर आपका योर ऑनेस्टी है, ये भी क्या? नाउन फ्रेज हो गया। क्लियर? क्योंकि ऑनेस्टी एक शब्द है तो वो नाउन है, और एक शब्द मिला तो फ्रेज बन जाता है, नाउन फ्रेज। अगले शब्द में, अगले सेंटेंस में देखो, योर ऑनेस्टी इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, जो आपकी ईमानदारी है वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है ना? प्रेरणा है मेरे लिए। तो यहाँ पर भी आप क्या देख पा रहे हो? योर ऑनेस्टी है, ये भी क्या हो गई? एक फ्रेज हो गया। और कैसा फ्रेज? नाउन फ्रेज। तो आई होप अब आपको नाउन फ्रेज पहचान रहे हो, है ना? एक जो नाउन हो उसके साथ और भी कई सारी चीज़ें जुड़े हों, कई शब्द आ रहे हो जो उसकी विशेषता बता रहे हो, है ना? आपका नाउन फ्रेज हो जाता है। क्लियर? तो ये तो हो गया नाउन फ्रेज। नेक्स्ट चलते हैं।
अगला एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो क्या करे, एडजेक्टिव का काम करे। एडजेक्टिव एक अकेला शब्द होता है, लेकिन जब शब्दों का समूह आ जाए तो एडजेक्टिव ना रहकर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, आई बॉट अ गोल्डन चेन। चेन आपका यहाँ पर जो है ये क्या है ना, नाउन है, मैंने एन से डिनोट किया हुआ है। गोल्डन क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर तो दोनों अलग अलग हो गए। अगला सेंटेंस देखो, आई बॉट अ चेन मेड ऑफ गोल्डन। तो यहाँ पर जो अ चेन है ये आपका हो गया नाउन, है ना। जो बाकी का बचा पार्ट हुआ है वो चेन को डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि चेन किसकी है। गोल्डन नहीं, यहाँ पे गोल्ड होगा, सॉरी गलती से लिख गया, मेड ऑफ गोल्ड होना चाहिए। जो गोल्डन है इसको आप गोल्ड मानिएगा, ठीक है। तो अ चेन मेड ऑफ गोल्ड मतलब चेन कैसी बनी हुई, सोने की बनी हुई, है ना। तो ये जो मेड ऑफ गोल्ड है ये क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है किसको, अ चेन को। और जब एक ही शब्द डिफाइन करता है तो क्या करते हैं कि एक शब्द रहता है तो एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन एक शब्द, एक से ज़्यादा शब्द है तो ये आपका क्या हुआ, है ना, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। अगला, शी सीम्ड प्लीजेंट, है ना, प्लेजेंट, वो क्या, काफ़ी अच्छी, मतलब खुश दिखी। अब अगला देखो, शी सीम्ड एक्सट्रीमली प्लीजेंट, सिर्फ यही प्लीजेंट होता तो ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसके पहले एक वर्ड और इसको डिफाइन कर रहा है, एक्सट्रीमली, तो ये सिर्फ एडजेक्टिव ना हो के एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है। अगला वर्ड, अगला सेंटेंस देखो, दिस फूड इज़ डेलिशियस, है ना। अगला वाला जो एग्जाम्पल है, दिस फूड इज़ वेरी डेलिशियस, अगर ये डेलिशियस होता तो सिर्फ एडजेक्टिव होता, लेकिन वेरी लग जाने की वजह से एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, आई लाइक वुडन हाउस, मुझे पसंद है लकड़ी का घर। तो हाउस आपका नाउन हो गया, उसके पहले जो एडजेक्टिव लगा हुआ है वुडन, ये एडजेक्टिव है, दोनों अलग अलग अभी हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अगले सेंटेंस में यूज़ किया आई लाइक हाउस मेड ऑफ वुड, तो ये हाउस आपका एडजेक्ट नाउन है, लेकिन मेड ऑफ वुड जो है ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो आई होप ये एडजेक्टिव फ्रेज आपको क्लियर है। एक शब्द आएगा तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन उसी को और उसकी इंटेंसिटी जब बढ़ाए कोई वर्ड तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगला जो हमारा क्या है, दैट इज़ एडवर्बियल फ्रेज, मतलब जो एक वर्ड होगा तो एडवर्ब होगा, एक से ज़्यादा होगा जो वर्ब को डिफाइन करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। डेफिनेशन देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द रोल ऑफ एडवर्ब, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो क्या करे, वर्ब का काम करे, सॉरी एडवर्ब का काम करे, है ना। तो एग्जांपल में देखो, आई मेट हर यस्टरडे, जो आपका यस्टरडे है ये क्या है, यस्टरडे जो है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, आई मेट हर लास्ट यस्टरडे, जो जैसे ही लास्ट जुड़ा तो यस्टरडे अभी तक क्या था, अभी तक एडवर्ब था, लेकिन एक शब्द और जुड़ जाने की वजह से ये और डेफिनेट कर दे रहा है कि पिछले वाले इस यस्टरडे को मिले हैं, सॉरी लास्ट यस्टरडे को मिले हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस सेंटेंस में गड़बड़ी है कि ये लास्ट यस्टरडे नहीं होना चाहिए, लेकिन लास्ट डे लिख दो आप तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो जैसे मैंने बोला कि ये पहले वाले सेंटेंस में लिखो कि आई मेट हर, ठीक है, यस्टरडे, लेकिन नेक्स्ट वाले सेंटेंस में इसको आप थोड़ा सा एरर है इसमें, सही कर लीजिएगा। आई मेट हर लास्ट डे, मतलब मैंने कल, मैं उससे पिछले दिन मिला, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, यस्टरडे का ही सेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पर लास्ट यस्टरडे आप इसको गायब कर दो, सिर्फ डे रखो, ठीक है। लास्ट डे तो यानी कि पिछला वाला दिन, तो डे हमारा सिर्फ क्या हो जाता, दिन, जो समय डिसाइड कर रहा था, ठीक है, लेकिन उसके पहले लास्ट लग जाने की वजह से ये एडजेक्ट सॉरी एडवर्बियल फ्रेज बन गया। अगला देखो, दे कैन फाइंड इट एवरीवेयर, ये एवरीवेयर आपका सब जगह, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन यही सेंटेंस, यही वर्ड दूसरी तरह से यूज़ किया, दे कैन फाइंड इट इन ऑल प्लेसेस, ये भी आपको एडवर्बियल फ्रेज है जो डिसाइड कर रहा है, बता रहा है कि हर जगह पाया जा सकता है, इन ऑल प्लेसेस। तो समझ में आ रहा होगा आई होप कि जो अकेला वर्ड आएगा जो किसको, वर्ब को डिफाइन करेगा, वो क्या होगा कि
एडवर्ब रहेगा, लेकिन एक से ज़्यादा का रहेगा तो क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली जो स्लाइड है वो क्या है, वर्बल फ्रेज। एक वर्ड है तो वर्ब है, एक से ज़्यादा है तो वर्बल फ्रेज है। ऑल द वर्ड्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी, यहाँ पर टी आप सही कर लीजिए, कैटेगरी ऑफ वर्ब इन कंबाइंड फैशन, मतलब कि वो सारे के सारे शब्द जो वर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करते हो और कंबाइंड संयुक्त रूप में प्रयोग होते हों, आप उनको वर्बल फ्रेज बोलोगे। मैंने कई सारे सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। रितु कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, रितु हैज़ कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, और रितु हैज़ बीन कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट, और नेक्स्ट वाला है रितु विल हैव बीन कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट। क्लियर है ना। तो ये चारों सेंटेंस हैं, 4 सेंटेंस हैं। इनमें सब में एक चीज़ कॉमन है, सब्जेक्ट आप देख पा रहे हो रितु 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 लिखा हुआ है। बाकी का पोर्शन आप देख पा रहे हो कंप्लीटेड असाइनमेंट, ये भी सब में कॉमन है। बच्चा क्या, अब ध्यान से देखें, यहाँ पर एक वर्ब है तो सिर्फ आप इसको वर्ब बोल रहे हो। क्लियर। लेकिन थोड़ा सा इसमें एरर, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, तो ये कंप्लीटेड है तो ये तो वर्ब हो गई। लेकिन अगर आप ये वाला पूरा पोर्शन जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, हैज़ कंप्लीटेड, पूरा का पूरा ये वर्बल फ्रेज हो जाएगा। क्लियर। अगले सेंटेंस में देखो, हैज़ बीन कंप्लीटिंग, ये क्या हो जाएगा, ये भी वर्बल फ्रेज हो जाएगा। अगला विल हैव बीन कंप्लीटिंग, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्बल फ्रेज हो जाएगा। ये वर्ब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप इसी को आगे डिफाइन करते हो, आगे डिवाइड करते हो, तो एक आप हेल्पिंग वर्ब बना देते हो, दूसरे को मेन वर्ब बना देते हो। तो आप पहले वाले में सिर्फ आपको मेन वर्ब दिख रही, तो आप इसको सिर्फ वर्ब बोल रहे हो। यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और कंप्लीटेड मेन वर्ब होगी, तो दोनों मिला के क्या हुआ, वर्बल फ्रेज। यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ जो बीन कंप्लीटिंग है, ये हैज़ बीन जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नेक्स्ट इस वाले सेंटेंस में हैज़ बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर। और जो कंप्लीटिंग यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, दोनों मिला के क्या बने, वर्बल फ्रेज। यहाँ पर विल हैव ये मॉडल है आपका, है ना, और यहाँ पर जो कंप्लीटिंग है ये क्या है, मेन वर्ब है, तो दोनों पूरा मिला के क्या बने, वर्बल फ्रेज। तो आई होप इतना क्लियर होगा, है ना। तो ये तो वर्बल फ्रेज हो गया, वर्बल फ्रेज हो गया। नेक्स्ट चलें, है ना। फ्रेजल वर्ब, मतलब एक ध्यान रखें, एक वर्बल फ्रेज होता है, दूसरा फ्रेजल वर्ब, है ना। वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब हमारी अलग है ना। तो अब देखो, फ्रेजल का मतलब वाक्यांश वाली जो वर्ब होती है, मतलब जो बड़ी आपकी, अब इसमें देखोगे सिर्फ एक ही वर्ब रहती है, लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड में रहती है। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब शामिल नहीं होती। जैसे आपने लिखा गिव अप, तो गिव अप का मतलब क्या होता है, त्यागना होता है। ठीक है। गिव अप का मतलब क्या होता है, त्यागना, अबंडन होता है ना। पुट ऑन का मतलब पहनना होता है। क्लियर। पुट ऑफ का मतलब उतारना होता है। पुट आउट का मतलब बुझाना भी होता है और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी होता है, और टू अपसेट समवन भी होता है ना। और कॉल ऑन का मतलब टू विजिट समबडी, जब आप किसी से जाकर मिलते हो तब आप क्या लगाते हो, कॉल ऑन। तो ये हमारी फ्रेजल वर्ब हो गई। क्लियर है ना। तो फटाफट एक बार आप फिर से पूरा देख लो कि क्या क्या हमने डिस्कस किया। तो एक बार मैं फिर से आपको पूरा बता दे रहा हूँ। क्लियर। जैसे फ्रेज़ क्या था आपने देखा, फ्रेज़ के बाद उसके हमने टाइप्स देखे, 5 टाइप्स हैं। नाउन फ्रेज़ आप देख पा रहे हैं, एडजेक्टिव फ्रेज़ हो जा रहा है, एडवर्बियल फ्रेज़ हो रहा है ना, फिर वर्बल फ्रेज़ आ रहा है, फिर फ्रेजल वर्ब आ जा रहा है। क्लियर है ना। तो ये हमारा डिस्कशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेजेस, फ्रेजेस को हम कैसे पहचानें, है ना, इस पर हमारा अगला वीडियो रहेगा। तब हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि फ्रेजल वर्ब का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। क्लियर। तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।